हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे उतरता, मेरे दादाजी अपनी पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी को बरामदे के कोने में खींच लाते। उस कुर्सी की चरमराहट जैसे दिन की थकान को विदा देती थी, एक संकेत कि अब सुनने का समय है, उन कहानियों का जो समय की धूल में दब चुकी थीं। गांव का आकाश उस वक्त नारंगी सुनहरा हो जाता, मिट्टी की गंध हवा में तैरती और दूर झींगुरों की सामूहिक गूंज सुनाई देती, मानो वे भी दादाजी के साथ किसी भूली हुई दुनिया को बुला रहे हों। यहाँ बैठ जा बेटा, वो हर बार कहते, और मैं एक अनजान जिज्ञासा से भरा उनके पैरों के पास बैठ जाता। उनका नाम जोआकिम था, मगर पूरा गांव उन्हें काका कहकर बुलाता था। उनकी हथेलियां कठोर और दरारों से भरी थीं, और उनका चेहरा ऐसा जैसे उसमें बरसों की धूप, बारिश और मेहनत खुद को दर्ज कर चुकी हो। जब वो मुस्कुराते, लगता जैसे समय कुछ पल को ठहर गया हो, जैसे किसी पुराने राग की अंतिम सुर। काका ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जो ज्ञान उनके पास था वो किसी किताब में नहीं मिलता। वो ज्ञान जो सिर्फ मिट्टी में पैर गाड़कर और आकाश की तरफ नजर उठाकर हासिल होता है। हर शाम वो मुझे किस्से सुनाते, ऐसे किस्से जिनमें आत्माएं डरावनी नहीं बल्कि समझदार थीं, जहां रातें धीमी थीं मगर कहानियां तेज चलती थीं। एक ऐसा ब्राजील जो अब शायद सिर्फ कहानियों में जिंदा है, जहां खेतों में काम करने के बाद लोग थक कर नहीं, कहानियों की भूख लेकर बरामदों में बैठते थे। तुझे ये कहानियां याद रखनी चाहिए, वो हमेशा कहते। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगा तो ये तेरे जरिए ही आगे जिंदा रहेंगी। अब जब वो नहीं है, उनकी वो बात हर रोज मेरे भीतर गूंजती है। इसलिए आज मैं तुम्हें वो सब सुना रहा हूं, न सिर्फ एक गांव की पुरानी तस्वीर, बल्कि इंसान की उस आत्मा की झलक जो अभी भी मिट्टी, पत्तों और पुराने बरामदों में सांस लेती है। मुझे याद है, उस बरामदे के पीछे एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके पत्तों से छनकर आती धूप में बैठकर वो अक्सर हवा की चाल पढ़ते थे। उनकी नजरें पेड़ की शाखों में कुछ ढूंढती रहती, जैसे हर पत्ती के पीछे कोई भूला हुआ चरित्र छुपा हो। वो सिर्फ किस्से नहीं सुनाते थे, वो उन पलों को जीते थे और हमें भी उनके साथ जीने को मजबूर कर देते। तो कुछ पल रुकिए, अपनी व्यस्तता को एक तरफ रख दीजिए, आंखें बंद करिए और उस बरामदे में खुद को महसूस करिए। ताज़ा कॉफी की खुशबू, दूर किसी पक्षी की पुकार, ठंडी हवा की हल्की थपकियां और एक बूढ़ी आवाज जो किसी भूली हुई कहानी को फिर से जिंदा करने चली है। दादाजी की कहानियों में सबसे पहली जो मेरे मन में गहराई से बैठ गई, वो थी एक ऐसे आदमी की जो तारों से बात करता था। उन्होंने उसे जेवियोलेरो कहा, एक अकेला व्यक्ति जो गांव की सीमा के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो एक ऐसी रात में पैदा हुआ था जब आकाश में तारों की बारिश हो रही थी। शायद इसी कारण उसकी उंगलियां जब अपनी वायलिन के तारों को छूती तो जैसे खुद आसमान भी थमकर सुनने लगता था। जे अलग था, दादाजी कहते थे। वो इंसानों से कम और प्रकृति से ज्यादा जुड़ा हुआ था। उसकी वायलिन से ऐसी धुन निकलती थी जो न तो पूरी तरह उदास थी, न ही पूरी तरह खुश। वो किसी भूली हुई भाषा की तरह थी, एक ऐसी आवाज जो इंसान और पृथ्वी के बीच पुल बनाती थी। लोग कहते थे कि जब वो बजाता था तो पक्षी तक चुप हो जाते थे और पेड़ की शाखाएं भी धीमे धीमे हिलने लगती थीं, जैसे उसकी धुन में झूल रही हों। एक बार जब गांव में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी, लोग घबराए हुए थे। फसलें सूख चुकी थीं, कुएं खाली हो चुके थे। तब एक धनी जमींदार, जो आमतौर पर आम लोगों से बात तक नहीं करता था, खुद जय के घर गया और मदद की गुहार लगाई। जय ने उसकी बात शांति से सुनी और बस इतना कहा, आधी रात को सभी गांव वाले बिना रोशनी के गिरजाघर में जमा हों और इंतजार करें। उस रात पूरे गांव ने उसका कहा मान लिया। गिरजाघर अंधेरे में डूबा हुआ था, बस लोगों की सांसों की आवाज और दिलों की धड़कनें थीं। तभी दरवाजा खुला और जय अंदर आया अपनी वायलिन के साथ। उसने बजाना शुरू किया, एक ऐसी धुन जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। दादाजी कहते थे, वो धुन जैसे जमीन खुद बोल रही हो, जैसे मिट्टी की पीड़ा उसकी उंगलियों से होकर वायलिन पर बह रही हो।
घंटों तक वो बजाता रहा और कहते हैं कि उस रात गिरजाघर की छत की दरारों से तारें हिलती हुई दिखीं, मानो उसकी धुन के साथ नाच रही हों। जैसे ही सूरज की पहली किरण अंदर आई, आकाश में गरज हुई और बारिश शुरू हो गई। 7 दिन और 7 रातें लगातार। इतना पानी बरसा कि सूखी जमीन फिर से हरी हो गई और नदी जो सूख चुकी थी फिर से बहने लगी। उस घटना के बाद जय की इज्जत गांव में और भी बढ़ गई, मगर वो फिर भी वैसा ही रहा, चुपचाप अपनी वायलिन के साथ दूर एक कोने में, जैसे दुनिया से कटकर अपनी किसी खुद की लय में जीता हुआ। दादाजी कहते थे कि जब बजाता था तो तारें और पेड़ और इंसान सब एक ही धुन में जुड़ जाते थे, जैसे सब कुछ एक क्षण के लिए फिर से संतुलित हो जाता हो। आज जब मैं उस कहानी को याद करता तो लगता है मानो वो कोई सपना था, एक ऐसा सपना जिसे मैंने किसी और की आंखों से देखा हो। लेकिन दादाजी की आंखों में उस रात की चमक और उनकी आवाज में जो कंपन था, वो सबूत था कि वो सब कुछ कभी सच था। कम से कम उनके लिए दादाजी की कहानियां सिर्फ रहस्य और जादू तक सीमित नहीं थीं। उनमें जीवन की कठोर सच्चाइयां भी छिपी होती थीं। उनमें से एक कहानी जो मुझे हमेशा भीतर तक हिला देती थी, वो थी दुर्वालिना बाई की, गांव की दाई, मेरी परदादी। वो सिर्फ बच्चों को जन्म नहीं देती थीं, वो मानो जीवन को अपने हाथों से खींचकर इस धरती पर लाती थीं। दादाजी कहते थे कि दुर्वालिना बाई ने 100 से ज्यादा बच्चों की डिलीवरी की थी और कभी किसी माँ या बच्चे को नहीं खोया। ये उस समय की बात है जब डॉक्टर दूर दराज गांवों में नहीं आते थे और चाइल्ड बर्थ एक जोखिम भरा अनुभव था। मगर दुर्वालिना बाई के हाथों में जैसे कोई अदृश्य ताकत थी, एक समझ जो सिर्फ अनुभव से नहीं, शायद आत्मा से आती थी। सबसे अद्भुत घटना तब हुई जब वो 50 साल की हो चुकी थी। एक तूफानी रात थी और एक 15 साल की गर्भवती लड़की अकेले प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी। नदी उफान पर थी, डॉक्टर का आना असंभव। वो पूरी रात उस लड़की के साथ रही, न केवल एक दाई के रूप में बल्कि एक रक्षक के रूप में। दादाजी कहते थे उस रात कुछ बदल गया था। जब लड़की दर्द के मारे बेहोश हो गई, दुर्वालिना बाई ने बताया कि उन्होंने देखा एक सुनहरी रोशनी उस लड़की के शरीर से निकल रही थी, मानो उसकी आत्मा निकलने को तैयार हो। उन्होंने उस रोशनी से बात की, लौटा बेटी, तेरा बच्चा तेरा इंतजार कर रहा है, अभी तेरा समय नहीं आया। और चमत्कार हुआ, लड़की ने होश में आकर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उस दिन के बाद दुर्वालिना बाई को लोगों के चारों ओर एक चमक दिखने लगी। कुछ की रोशनी तेज होती, कुछ की फीकी। इससे उन्हें पहले ही पता चल जाता कि कौन बीमार है, किसे ज्यादा देखभाल चाहिए। लेकिन वो कभी इसे लेकर घमंड नहीं करती थीं। उनके लिए ये सिर्फ सेवा का माध्यम था। दादाजी कहते थे कि उन्होंने एक बार उनसे पूछा, आपको क्या दिखता है? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लोगों की कहानियां बेटा, हर दर्द, हर खुशी एक निशान छोड़ जाती है, मैं बस वो पढ़ती हूँ। उनकी मृत्यु के दिन गांव की कई औरतों ने सीने में एक गर्माहट महसूस की, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से गले लगाया हो। शायद वो दुर्वालिना बाई थीं, अपनी आखिरी विदाई देने आईं। और आज भी जब मैं उस पुराने फोटो फ्रेम को देखता हूँ जिसमें उनका चेहरा गंभीर मगर दयालु दिखता है, तो महसूस करता हूँ कि वो कहानियां अब मेरी जिम्मेदारी है। उन्हें जीवित रखना मेरा कर्तव्य है। काका की कहानियों का असली रंग तब सामने आता था जब वो जोआ गोतेरा का जिक्र करते थे। एक ऐसा आदमी जिसे लोग वो जिसने बारिश उगाई कहते थे। वो अचानक ही रिबेराओ दास फ्लोरेस में प्रकट हुआ था, एक लंबे सूखे के साल में, जब गांव वाले आसमान की ओर देखते देखते थक चुके थे। उसकी उपस्थिति ही अपने आप में एक रहस्य थी। कोई नहीं जानता था वो कहां से आया, लेकिन जब उसने गांव के पास की बंजर पहाड़ी पर जमीन खरीदी तो सबने उसे पागल कहा। वो पत्थरों में नमी ढूंढता था। काका कहते थे, जब बाकी सब लोग बादलों को ताक रहे थे, वो मिट्टी में देख रहा था। गांव के लोग हंसते थे, लेकिन जोआ ने परवाह नहीं की। हर सुबह वो एक मोटा छड़ी लिए निकलता, धरती पर लकीरें खींचता, जैसे
कोई प्राचीन मानचित्र बना रहा हो। उसकी गतिविधियां अजीब थीं। वो मिट्टी को छूकर कुछ फुसफुसाता, पेड़ों की टहनियों को देखता जैसे वो उनसे कुछ पूछ रहा हो। धीरे धीरे उसने उन खुरदरी चट्टानों में खुदाई शुरू की, अकेले। उसके हाथों में फावड़ा था और आंखों में यकीन। उसने वनों की मूल प्रजातियों के छोटे पौधे लगाए, पीपल, नीम और दूसरे जंगली पेड़ जो सालों से उस इलाके से गायब थे। कोई मदद नहीं चाहता था, कोई नाम नहीं, कोई इनाम नहीं। सिर्फ एक जिद थी, सूखी धरती को फिर से जीवित करना। वो पेड़ों को बच्चों की तरह पानी देता था। काका की आवाज भावुक हो जाती थी। हर पौधा जैसे उसके दिल का टुकड़ा हो। गांव वालों ने उसे सन की, कहा, मजाक उड़ाया, लेकिन वो रुका नहीं। और फिर तीसरे साल एक चमत्कार हुआ। सुबह सुबह दूध वाला गेराल्डो चीखते हुए आया, जोआ की जमीन पर धुंध है। उस दिन पहली बार किसी ने देखा कि उसकी बंजर पहाड़ी पर कोहरा था, जबकि बाकी इलाका साफ था। फिर पक्षी आने लगे, पहले छोटे फिर बड़े। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब एक गर्म दोपहर बिना किसी बादल के जोआ की जमीन पर हल्की बारिश हुई। काका ने उस दिन की आंखों देखी कहानी ऐसे सुनाई जैसे वो अभी भी उस पल को जी रहे हों। सब लोग जमा हो गए थे उस जमीन पर। उन्होंने कहा, वो बारिश जैसे धरती ने खुद बुलाई हो, जैसे किसी ने भूल गए मंत्र दोहराए हों। इसके बाद उस पहाड़ी की मिट्टी बदलने लगी, पौधे बड़े होने लगे, नमी जमीन में रहने लगी और गांव में आशा लौट आई। लेकिन जोआ अभी भी वैसा ही था, शांत, अकेला, छड़ी के सहारे, धरती से कुछ कहते हुए। कुछ लोगों का मानना था कि वो कोई साधु था या कोई प्राचीन आत्मा जिसने धरती को फिर से सांस देना सिखाया। उसने कभी कुछ नहीं मांगा, काका कहते थे, सिर्फ इतना कहा, हर कोई साल में 10 पेड़ लगाए और धरती तुम्हें खुद धन्यवाद देगी। काका की कहानियों में एक और नाम बार बार आता था, टोनिन्हो पाजिना। वो आदमी जिसे किताबें नहीं, चीजें पढ़नी आती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वो एक दिखाई न देने वाला कथाकार था। उसने कभी स्कूल पूरा नहीं किया, मगर जब भी उसके हाथ में कोई पुराना वस्तु आता, वो उसकी पूरी कहानी सुनाने लगता, मानो उस वस्तु ने खुद उससे फुसफुसाकर अपना अतीत बता दिया हो। काका ने बताया कि एक बार उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े खुदाई करते समय एक पुराना जेब घड़ी पाया, धूल में लिपटा, टूटा हुआ, चुप। उन्होंने उसे टोनिन्हो को दिखाया। टोनिन्हो ने घड़ी को हाथ में लिया, आंखें बंद की और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर उसने बोलना शुरू किया, एक ऐसे आदमी की कहानी जो इटली से युद्ध से भागकर ब्राजील आया था, जिसने 3 साल मेहनत करके अपनी पत्नी और बेटी को बुलाने के लिए पैसे जोड़े, मगर जब जहाज डूब गया और वो कभी नहीं आए, उसने उसी घड़ी को अपने बगीचे में दफना दिया और खुद 3 दिन बाद दिल। मैंने सोचा वो बना रहा है, काका ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर 2 हफ्ते बाद जब हम अटारी साफ कर रहे थे, हमें वो सारी चिट्ठियां और तस्वीरें मिल गईं। सब कुछ जो उसने बताया था सच निकला। उस दिन काका को पहली बार टोनिन्हो की शक्ति पर विश्वास हुआ। टोनिन्हो खुद को जादूगर नहीं कहता था, वो बस कहता था, कुछ लोग सुनते हैं आवाजें, कुछ देखते हैं रंग, मैं चीजों की कहानियां देखता हूं। उसकी यह आदत धीरे धीरे पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग पुराने सिक्के, कपड़े और टूटी फूटी वस्तुएं लेकर उसके पास आने लगे, जैसे वो कोई संग्रहालय हो, मगर जिंदा। सबसे रहस्यमयी किस्सा तब हुआ जब नगरपालिका ने गांव के पुराने मकान को गिराकर वहां एक पार्क बनाने का फैसला किया। खुदाई के दौरान एक लोहे की डिब्बी मिली जिसमें एक जर्जर माला थी। टोनिन्हो ने उसे देखा और कहा कि वो एक गुलाम महिला की थी, जो बिना नाम के उसी जमीन में दफन की गई थी। उसकी बातों ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया और जब उन्होंने खुदाई जारी रखी, उन्होंने वहीं मानव अस्थियां पाईं। उस घटना के बाद पार्क का विचार त्याग दिया गया और वहां एक स्मृति स्थल बना। टोनिन्हो ने उस आत्मा की कहानी कहकर उसे पहचान दी, एक आवाज जो शायद कभी सुनाई नहीं देती अगर वो घड़ी, वो माला और वो आदमी ना होते।
चीजों के पास यादें होती हैं, टोनीन हो कहा करता था, और कुछ लोग उन्हें पढ़ पाते हैं जैसे पुराने सपनों की परछाइयां। काका की बातों में कई बार एक नाम और गूंजता था, सांतो एरांची, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग संत कहते थे, मगर जिसने खुद को कभी उस दर्जे में नहीं माना। उसके आने से पहले गांव के लोग उसे नहीं जानते थे। वो चुपचाप आया, एक दिन बस यूं ही दिखाई दिया, पुराने जूते, सफेद सूती कपड़े और हाथ में एक बाइबल, मगर उसकी आंखें वो कुछ और ही कहती थीं। वो जहां भी जाता, काका कहते थे, कुछ बदल जाता था, नजरें, हवा और कभी कभी लोगों की किस्मत भी। वो किसी एक घर में नहीं टिकता था, हर 3 दिन बाद वो अगली जगह चल देता, खेत, खलिहान या फिर किसी गरीब की झोपड़ी। बदले में कुछ नहीं लेता, बस काम करता और रात को कोने में बैठकर बाइबल पढ़ता। कई लोग मानते थे कि वो चमत्कार कर सकता था, लेकिन काका हमेशा कहते थे, उसकी ताकत चमत्कार नहीं, उसके कर्म थे। एक बार सूखे के बीच जब गांव का आखिरी कुआं भी सूख गया, तो उसी बंजर जमीन पर उसने बिना किसी यंत्र के खुदाई शुरू की। 3 दिन तक वो मिट्टी खोदता रहा। लोग उसे पागल समझते रहे, और फिर अचानक एक दिन पानी फूट पड़ा, मीठा, साफ और ठंडा। एक और बार 2 भाइयों की दशकों पुरानी दुश्मनी को उसने एक टूटी हुई छत की मरम्मत के बहाने खत्म करवा दिया। वो दोनों एक विधवा के घर की छत ठीक करने पहुंचे थे, और जैसे जैसे छत बनती गई, उनके बीच की दीवार भी गिरती गई। उसने कभी कुछ कहा नहीं, काका बताते थे, बस जो जरूरी था वो कर जाता था। वो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था, सिवाय उन जिंदगियों के जिन्हें वो छू चुका होता था। उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी तब की है जब मेरी परदादी 5 बच्चों के साथ विधवा हुई और खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वो आया, 3 दिन ठहरा, खेत की मिट्टी देखी और कहा, जो चाहिए वो यही है, बस देखने का तरीका बदलो। उसके जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके खेत में एक जड़ी बूटी उग रही थी जिसे शहर के लोग बहुत महंगे दाम पर खरीदते थे। उसी से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, घर बचाया और एक नई जिंदगी शुरू की। कई साल बाद जब लोग उसे याद करते तो सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसकी खामोशी भी याद आती। वो कुछ नहीं कहता था, मगर बहुत कुछ सिखा जाता था। काका कहते थे, शायद सच्चा संत वही होता है जो बिना दिखे, बिना मांगे, सिर्फ देकर चला जाए। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने उसे तूफान में चलते देखा था, जैसे हवा भी उसे रास्ता दे रही हो। कुछ बच्चों ने कहा कि उसकी परछाई कभी कभी उससे अलग दिशा में चलती थी, मगर इन बातों से काका कभी प्रभावित नहीं हुए। उनके लिए वो बस एक ऐसा आदमी था जो जरूरतमंदों की तलाश में चलता रहा, जैसे कोई पुराना पुकार सुन रहा हो जिसे और कोई नहीं सुन सकता। उसके जाने के बाद गांव के एक बूढ़े ने बरसों बाद बताया कि उसके पिता ने भी ऐसे ही एक आदमी को देखा था, ठीक उसी तरह, ठीक उन्हीं रास्तों पर। शायद वो कोई आत्मा थी या कोई समय के पार से आया हुआ रक्षक, लेकिन काका बस मुस्कुराते थे और कहते थे, नाम, उम्र और शरीर तो बदलते हैं, मगर कुछ आत्माएं हमेशा चलती रहती हैं, देने के लिए, सिखाने के लिए और फिर चुपचाप लौट जाने के लिए। रात का अंधेरा धीरे धीरे बरामदे पर उतर आया था। काका की झूला कुर्सी अब शांत थी, मगर उनकी कहानियां अब भी हवा में गूंज रही थीं। उनकी आवाज की गर्मी, वो लकड़ी की कुर्सी की चरमराहट और वो धीमी धीमी सांसें, सब अब सिर्फ याद में थे, मगर उन यादों का वजन हल्का नहीं था। वो कहानियां जिन्हें उन्होंने बरसों तक सहेजा, अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थीं, जैसे हर शब्द एक बीज हो जिसे उन्होंने मेरे भीतर बो दिया हो। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ, उस बरामदे पर बैठकर उसी नीम के पेड़ की ओर देखता हूँ, तो लगता है वो अब भी यही है, किसी दूसरी परत में, समय से परे। उनकी वो आवाज, तू ही आगे बताएगा बेटा, अब मेरे भीतर की गूंज बन चुकी है। और जैसे जैसे साल बीतते हैं, वो कहानियां न सिर्फ स्पष्ट होती हैं, बल्कि गहराई भी पकड़ती है, जैसे किसी पुराने चित्र पर जमी धूल अचानक हट जाए। मुझे अब समझ आता है
कि काका जो कहानियां सुनाते थे वो सिर्फ अतीत की तस्वीरें नहीं थीं, वो रास्ते थे उन जगहों तक जो हम भूल गए हैं, उन संवेदनाओं तक जिन्हें हमने शहरी जीवन की चकाचौंध में खो दिया है। उनमें वो संवेदनशीलता थी जो अब मुश्किल से मिलती है। मिट्टी की गंध, धीमी हवा की सरसराहट और वो मौन जो सिर्फ सच्चे अनुभवों से उपजता है। हर कहानी, हर पात्र, चाहे वो जे वियोलेरो हो या टोनिन्हो पाजिना, जोआ गोतेइरा या दुर्वालिना बाई, सभी में एक बात समान थी, उन्होंने सुनना सीखा था। और शायद यही इस पूरे ब्राजील गांव की आत्मा थी। अब जब मैं इन कहानियों को दोहराता हूँ, उन्हें अपनी आवाज में ढालता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं एक विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। इन कथाओं में वो रहस्य है जो शहरों में नहीं मिलेगा, वो सच्चाई है जिसे विज्ञान नहीं माप सकता, और वो जादू है जो सिर्फ यकीन से ही काम करता है। मुझे यकीन है कि काका अब भी सुन रहे हैं, उस पार से जहां से कोई लौटता नहीं। और जब मैं अगली पीढ़ी को ये कहानियां सुनाऊंगा, किसी बरामदे में बैठकर धीमे स्वर में, तो शायद कोई बच्चा मेरी ओर देखेगा वैसे ही जैसे मैं कभी काका की ओर देखा करता था, विस्मय और विश्वास से भरकर। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी यादों में भी कोई पुरानी कुर्सी, कुछ पुरानी कहानियां और एक पुराना पेड़ होगा। शायद यही कहानी कहने का असली अर्थ है, समय को पार कर जाना, आवाजों को जीवित रखना और उस सच्चाई को थामे रहना जिसे शब्दों से नहीं, सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। कहते हैं कहानियां सिर्फ तब तक जीवित रहती हैं जब तक उन्हें दोहराया जाता है, और अगर किसी ने उन्हें दोहराना बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे मिट्टी में समा जाती हैं, जैसे किसी पुराने चिन्ह की आखिरी रेखा बारिश में धुल जाती है। लेकिन काका की कहानियां मिट्टी में नहीं, लोगों की आत्माओं में दर्ज थीं। हर वो इंसान जो जे वियोलेरो की धुन सुनकर रो पड़ा था, हर वो औरत जिसे दुर्वालिना बाई ने बच्चे की सांसें लौटाईं, हर वो बच्चा जिसने टोनिन्हो की बातों में अपने दादा की परछाई देखी, वो सब उनके शब्दों के पुकार पर फिर से जाग उठे। समय बीतता गया, मगर वो कहानियां रुक गई नहीं। मैंने उन्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया, मैंने उन्हें किताबों में नहीं लिखा, मैंने उन्हें उन जगहों पर छोड़ा जहां वो पैदा हुई थी। मैं उस गिरजाघर गया जहां जय ने पहली बार वायलिन बजाई थी, मैंने उस पहाड़ी पर कदम रखा जहां जोआ ने पौधे लगाए थे, और मैं उस पुराने घर के बाहर खड़ा रहा जहां टोनिन्हो चुपचाप कुछ सुनता रहता था। हर जगह मुझे वो कंपन महसूस हुआ, जैसे समय वहीं ठहरा हुआ हो, जैसे उस मिट्टी में अब भी वो आवाजें दर्ज हों। कुछ कहानियां डरावनी नहीं होती, फिर भी हमारे भीतर कुछ हिला जाती हैं। काका कहा करते थे कि डर सिर्फ आत्माओं से नहीं होता, डर उस खालीपन से भी होता है जो तब पैदा होता है जब कोई बोलने वाला नहीं बचता। इसलिए मैं बोलता हूँ, उनके लिए जो अब नहीं है, उनके लिए जो कभी बोल नहीं पाए, और उनके लिए जो अब भी सुन सकते हैं। अब जब मैं इन शब्दों को लिख रहा हूँ तो बाहर वही पुरानी हवा चल रही है, नीम के पत्ते वैसे ही झूम रहे हैं जैसे बचपन में झूमा करते थे। मेरी बेटी बरामदे में खेल रही है और उसके पैरों की धूल में मुझे काका की परछाई दिखती है। शायद एक दिन वो भी इन कहानियों को सुनेगी, उसी तरह जैसे मैंने कभी सुना था, और तब ये कहानियां फिर से जीवित हो जाएंगी, एक नई आवाज में, एक नई सांस में। हो सकता है बहुत सालों बाद कोई और इन शब्दों को पढ़े और खुद से पूछे, क्या ये सच है? और मैं कहूंगा, जैसे काका कहते थे, सच वो नहीं जो आंखों से दिखे, सच वो है जो दिल में गूंजे। और अगर इन कहानियों की गूंज तुम्हारे भीतर किसी खोई हुई स्मृति को जगा दे, तो समझो वो आज भी जिंदा है। शायद यही कारण है कि मैं लिख रहा हूं, ताकि जब मैं खुद आवाज खो बैठूं तो ये शब्द तुम्हारे लिए गूंज बन जाए। और जब तुम किसी शांत बरामदे में बैठो तो उस हवा की सरसराहट में, उस धूप की गर्माहट में, उस पुराने कुर्सी की चरमराहट में कोई पुराना किस्सा अपने आप बोल उठे। और तब शायद तुम भी समझ जाओगे कि कहानियां कैसे मरती नहीं, वो बस वक्त से परे जाकर अगली पीढ़ी का इंतजार करती हैं। वो रातें जब बिजली चली जाती थी और पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था, वही समय होता था जब काका की कहानियां सबसे ज्यादा चमकती थीं। चिराग की धीमी रोशनी में उनके चेहरे की झुर्रियां और भी
गहरी लगती थीं, मानो वक्त ने खुद उन्हें तराशा हो। उस मौन में जब सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं भौंकते कुत्ते की गूंज होती, काका कहते, अब कहानी बोलने का समय है। और हम सब सांस रोके बस सुनते। कई बार लगता है कि वो कहानियां किसी और जमाने की नहीं, मेरी ही जिंदगी की हैं। जैसे मैं उन जगहों पर था, उन लोगों से मिला और उन्हीं लम्हों को जिया। काका कहते थे कि असली कहानी वही होती है जो सुनने वाले को उसका हिस्सा बना दे। और अब जब मैं खुद कहानियां कहता हूं तो मैं वो नहीं दोहराता जो उन्होंने कहा था, मैं वो दोहराता हूं जो उन्होंने महसूस करवाया था। आज के जमाने में जब हर चीज स्क्रीन पर चमकती है और हर कहानी एक कंटेंट बन चुकी है, ये पुराने किस्से कुछ अलग हैं। ये धीमे हैं, गहरे हैं और किसी जवाब की तलाश नहीं करते। ये सिर्फ साथ चलते हैं, एक छाया की तरह, एक धड़कन की तरह। और शायद यही इनकी ताकत है। ये डर नहीं दिखाती, ये डर को समझाती हैं। ये आत्माओं की बात नहीं करती, ये आत्मा की गहराई दिखाती है। अब मैं जानता हूं कि काका कौन थे। सिर्फ मेरे दादा नहीं, वो एक दरवाजा थे, उस दुनिया का दरवाजा जिसे हम भूलते जा रहे हैं। और मैं अब उस दरवाजे की चाबी हूं। जब कोई बच्चा मुझसे पूछेगा ये सब हुआ था क्या, सियो, तो मैं मुस्कुरा कर कहूंगा, चल बरामदे में बैठ, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। और शायद जब मेरी आवाज धीमी हो जाएगी, जब शब्द थमने लगेंगे, तब भी वो हवा, वो कुर्सी, वो बरामदा, वो पेड़, सब मिलकर मेरी ओर से कहानी कहना जारी रखेंगे। क्योंकि सच्ची कहानियां कभी रुकती नहीं, वो बहती रहती हैं जैसे कोई धीमा मगर अटूट नाला। और अगर तुम कभी कहीं अकेले बैठो और हवा में कुछ फुसफुसाहट सुनो, तो समझ लेना किसी ने कहानी फिर से शुरू कर दी है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर काका आज होते तो इस बदले हुए दौर को देखकर क्या कहते। शायद वो मुस्कुराते और कहते कि वक्त का काम है बदलना, मगर जो नहीं बदलता वो है कहानी सुनाने का तरीका। काका कहते थे कि इंसान जब कुछ नहीं समझ पाता तो वो कहानी की ओर लौटता है, जैसे अंधेरे में दीपक की ओर। और ये कहानियां चाहे कितनी भी पुरानी हो, हर पीढ़ी में नया अर्थ ले लेती हैं। अब मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मुझे दिया वो सिर्फ किस्से नहीं थे, वो पहचान थी, मिट्टी की, रिश्तों की, उस दृष्टि की जो दूर तक देख सकती है। अब जब मैं उन बातों को अगली पीढ़ी तक ले जाता हूं तो मैं सिर्फ एक वंशज नहीं, एक पुल हूं अतीत और भविष्य के बीच। बरामदे में अब वो कुर्सी अकेली पड़ी है, मगर जब मैं वहां बैठता तो वो फिर से बोलने लगती है। हवा जरा सी सरकती है, पत्तियां खड़कती हैं और मुझे लगता है जैसे किसी ने फिर से कहना शुरू कर दिया है, सुन, ये आखिरी किस्सा नहीं है, बस एक और शुरुआत।